तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बात हो रही थी, नोटिस कीजिए क्लास जो है वो एक नॉन स्टैटिक क्लास है, लेकिन उसके अंदर मेंबर जो है वो एक स्टैटिक है। और मैंने कहा है इस मेंबर को एक्सेस करना है। अब स्टैटिक मेंबर है तो यकीनन इसको किसी न किसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत नहीं होगी। ये एक इंडिपेंडेंट है, ऐसा है या नहीं, या ऐसा कुछ होना चाहिए या नहीं? यस सर, ऐसे ही है। ऐसा ही है कि अब ये जो है इसको किसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत नहीं है, यानी कि अब ये क्लास का पार्ट तो है लेकिन इस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और हम तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से इन्वोक करने की कोशिश कर रहे थे। तो जनाब ऐसी सूरत में हमें क्या करना पड़ता है, इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब कोई एतराज नहीं। तो किसी भी नॉन स्टैटिक क्लास में अगर फील्ड स्टैटिक हो गई तो ये अलाउ है, ये इजीली आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लास सुनना इस बात को, किसी भी नॉन स्टैटिक क्लास के अंदर आपकी अपनी मर्जी है कि मैं अगर एक और जो है वेरिएबल बनाता हूं बी, तो अब मुझे बताइए कि इन दोनों एट्रीब्यूट में फर्क क्या है? सर जो सेकंड वाला है उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट से कॉल करवा उसको सकते हैं। उस करवा सकते नहीं है, करवाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर H1 डॉट करने के बाद B। अब इन दोनों में क्लास फर्क ये है कि ये जो एट्रीब्यूट है ये क्या है, स्टैटिक। और स्टैटिक को ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल होता है। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की पहली क्लास से आप एक स्टैटिक मेथड यूज करते हुए आ रहे हो। अगर मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक, सही है, वॉइड शो के नाम से, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि क्या इस शो के मेथड को इन्वोक करने का क्या तरीकाकार है? H1 डॉट करूंगा तो शो मेथड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैटिक मेथड है, डायरेक्ट क्लास के नाम से ये मेथड कॉल होगा। अब मुझे बताओ इसकी मिसाल मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की पहली क्लास से इस टाइप का मेथड यूज करते हुए आ रहे हो, कौन सा है? सर कंसोल डॉट राइटलाइन। एग्जैक्टली, एक्सलेंट, समझ में आई? दैट मेथड इज टोटली या प्योर स्टैटिक मेथड, क्योंकि क्लास के नाम से कॉल होता है। स्टैट किसी भी नॉन स्टैटिक क्लास के अंदर स्टैटिक फील्ड या मेथड क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? डायरेक्ट क्लास के नाम से होगी। हमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस की तब जरूरत पड़ेगी जब कोई भी फील्ड या मेथड नॉन स्टैटिक हो। अगर मैं इसी के बरक एक और मेथड बना दूं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से, तो अब मुझे डिस्प्ले का मेथड अगर कॉल करवाना है तो जनाब मुझे ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। H1 डॉट करने के बाद मुझे डिस्प्ले का मेथड मिलेगा। तो समझ में आ रहा है कि शो के मेथड में और डिस्प्ले के मेथड में फर्क क्या है? जी जी ठीक सर। है, सर फर्क तो समझ आ गया, लेकिन मतलब स्टैटिक करने का पर्पस क्या होता है? मैं बताता हूँ। अब एक चीज और यहाँ पर देख लें, देखें जनाब, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। अब क्लास हमारी क्या है? नॉन स्टैटिक। अब इसके अंदर मैंने सीधा सीधा एक वेरिएबल बनाया पब्लिक इंटीजर काउंट के नाम से, सही है, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूं और कह देता हूं कि भाई जब भी जनाब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तो मैंने आपको बताया किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो सबसे पहला कौन सा पार्ट चलता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्ट। यानी अगर इस क्लास में कुछ भी नहीं होगा, सिंपल मैं ये वाली लाइन लिखूंगा, ह्यूमन H1 इक्वल टू न्यू ह्यूमन, तो मुझे बताओ काउंट में क्या वैल्यू होगी? 1। 1 हो जाएगी, ऑन हो इंक्रीमेंट हो जाएगी। जाएगी, सही है। और वो जी इंक्रीमेंट कब होगी? जब मैंने एक दफा लिखा,
मैं इसी को कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ और इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ 2। अब मुझे बताओ काउंट की क्या वैल्यू होगी इस स्टेज पे आके। 2। 2 2 होगी। सही है, 2 होनी चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ पर। अब मुझे बताओ काउंट की क्या वैल्यू होगी। 3। 3। 3। तो अब मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ, इधर पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से, और उसके अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं लिखता हूँ काउंट। तो यकीनन ये मुझे काउंट की आखिरी वैल्यू प्रिंट करवा के देगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जनाब के H3 डॉट करने के बाद मैं डिस्प्ले का मेथड यूज करता हूँ। मैं H1 से भी कर सकता है, H2 से भी कर सकता था, H3 से ही मैंने क्यों किया, पहली बात तो ये है। चलो पहले तो ये मुझे बताओ H1 से अगर करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी। सर 1 आएगी। सर 1 आएगी। 1 सर 3 आएगी। आएगी। आते इस पे आते हैं लड़के, वेरी गुड। H2 से अगर सर मैं 3 करवाता हूं यहाँ पर, तो अब मुझे बताओ H2 में क्या वैल्यू आएगी। 2 आएगी। सर लेकिन कॉल तो मैं पहले कर चुका है ना, तो फर्क क्या पड़ता है इससे? सर हाँ शायद स्टैटिक मेमोरी में चीजें रह जाती हैं। अब पता चला रीजन खुद ही बताया आपने, अच्छा ठीक और है। आपने मुझसे ही सवाल किया था। ठीक है जनाब, ऐसी ही चीजों को एक्सप्लोर करना। अब अभी फॉर द टाइम बिंग हम जिस पॉइंट पे हैं उस पॉइंट को देखो। अब यहाँ पर कहानी क्या है कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एक, काउंट की वैल्यू यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई 0 से 1 हो जाएगी। जब मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर दोबारा चलो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से 3, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस टाइम। और उसके बाद फिर जब काउंट एक और मेथड चलाया, वो ऑब्जेक्ट बनाया, तो काउंट की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। अब जनाब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट 1 से मैंने डिस्प्ले का मेथड चलाया, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो पहले ऑब्जेक्ट में जो काउंट की वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी। जब 2 चलाया तो यहाँ पर 2 प्रिंट होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये चलाऊंगा तो यहाँ पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 2 3 मेरा रिजल्ट आना चाहिए। कौन कौन मुझसे मुत्तफिक हैं मेरे साथ साथ। सर 3 3 3 आनी चाहिए। 3 3 3 आगे चलेंगे। जी। अच्छा, कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई 3 दफा 1 प्रिंट होगा। कितने लोग हैं ऐसे कुछ जो ये कह रहे हैं कि भाई 3 दफा 1 प्रिंट होगा। मैं भी शायद यही कहूँ। सर वो इंक्रीमेंट भी तो करवाया है काउंट पे। हाँ, क्लास को दोबारा देख लो भाई। क्लास में एक वेरिएबल उठाया काउंट के नाम से, उसको पहले इनिशियलाइज किया 0 से, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में हमने कह दिया भाई काउंट प्लस प्लस। अब ये वो बॉडी होती है कि जब नंबर ऑफ इंस्टेंस, यानी जब ये वाली लाइन लिखी जाती है तो ये वाली बॉडी रन होती है। अब ये वाली लाइन जनाब कितनी दफा लिखी गई है, 3 दफा लिखी गई है, तो इसका मतलब 3 दफा ये वाली बॉडी रन होगी। इस मेथड सर में ये हम क्या 1 कर रहे हैं कि काउंट की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। जनाब बोलिए। सर 1 सर ही आएगा आई गेस, क्योंकि वो वैल्यू अपडेट तो हो रही है। अ, सर 3 आएगा तीनों में। चलो पहले मेरे से आउटपुट देख लो, आउटपुट देख लो। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 3 दफा 1 प्रिंट होगा, सही है, लाइन बाय लाइन। अब ये 1 क्यों प्रिंट होगा, अब उसका भी रीजन है। और इसमें इसके बाद मैं कुछ चेंज करूंगा, सिर्फ इस वेरिएबल को मैं क्या बना दूंगा, स्टैटिक बना दूंगा, तो वो मुझे आउटपुट कुछ और देगा। अभी क्योंकि मेरे पास सर काउंट का स्टैटिक वेरिएबल जो है वो नॉन स्टैटिक है जनाब, और वो हर इंस्टेंस आएगा पे तीनों में। नई मेमोरी के लिए वो एलोकेट कर रहा है। नई मेमोरी पे क्या कर रहा है, नई मेमोरी एलोकेट कर रहा है। कीप इन माइंड कि अब जैसे इंस्ट्रक्शन कि नहीं मेरे चला सर। पास, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल क्या है, काउंट नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक अपनी हर एग्जीक्यूशन पे एक नई मेमोरी एलोकेट करता है, सही है। वो पिछली वैल्यू को होल्ड नहीं करवाता। स्टैटिक के लिए हमें ये पता है कि भाई स्टैटिक जो है हमारी मेमोरी को क्या करती है, बचाती है।
स्टैटिक चाहे वो सही। तो या तो क्लास हो या तो कोई वेरिएबल हो। अगर मैं यहीं पर ही इसी के बरक्स अगर मैं ये वाला काम करता हूँ कि फॉर सपोज यहाँ से स्टॉप किया, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल पब्लिक के बाद स्टैटिक लगा दिया। अब ये स्टैटिक से मुझे क्या आउटपुट मिलेगा उसको चेक कर लो। आएगा सर 3 आएगा। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम था ये क्या है कि टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी नंबर यू क्रिएट, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंस्टेंस यू क्रिएटेड। अब जितने नंबर ऑफ इंस्टेंस ह्यूमन क्लास के क्रिएट हो रहे हैं, काउंट का वेरिएबल क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। अब आपकी अपनी मर्जी, H1 से इंप्लीमेंट करो, H2 से इंप्लीमेंट करो, H3 से इंप्लीमेंट करो, स्टैटिक वेरिएबल क्या कर रहा है, तीनों इंस्टेंस पे सेम मेमोरी एलोकेट कर रहा है। सही है, पहले इंस्टेंस पे उसने अपनी वैल्यू बनाई, दूसरे इंस्टेंस पे पिछले का रेफरेंस लेते हुए वैल्यू को अपडेट की, फिर उसके अगले इंस्टेंस पे अगर मैं फॉर सपोज मैं यहाँ पर ये दोनों काम भी हटा दूं तो मुझे बताइए जनाब कि H1 ये मुझे क्या रिजल्ट देगा अभी, ये मुझे 3 3 देगा ही सर, वैल्यू देगा 3। तो 3 ऑब्जेक्ट बनाए हुए। क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट इससे पहले एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ठीक है, फर्क समझ में आया स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का? यस सर। जी। अब जनाब मैं यहाँ पे बिल्कुल। कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ, कुछ चेंजेस ये करने जा रहा हूँ कि भाई मैंने अब फॉर सपोज क्लास को ही स्टैटिक कर दिया, तो अब जब कोई भी क्लास स्टैटिक हो जाए तो मुझ पर एक चीज वाजिब हो जाती है, वो क्या? ये आपको आपके सर ने भी बताया होगा यकीनन, जल्दी बताइए। अगर किसी क्लास को ही हमने स्टैटिक कर दिया तो हम पे एक चीज, मैंने ये असाइनमेंट में एक क्वेश्चन फॉर द टाइम बिंग मैंने हटा दिया था, ये क्वेश्चन जब मैंने आपको असाइनमेंट पिछले वीक दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही मेरा यही वाला सवाल था। तो सर उसकी फील्ड्स भी स्टैटिक रखनी पड़ेंगी शायद। एग्जैक्टली सही है, अगर आपके देखो अगर क्लास स्टैटिक नहीं है तो आपके ऊपर ऑप्शनल है ये चीज कि आप उसके मेंबर को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टैटिक बनाओ या ना बनाओ। लेकिन वंस अगर क्लास ही स्टैटिक हो गई तो आप पे वाजिब हो जाएगा, आप इस तरह का वेरिएबल नहीं बना सकते पब्लिक इंटीजर ए। अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है ऐसी कि जो ए के वेरिएबल को इंप्लीमेंट करवा के दिखा दे, किसी के पप्पा में भी हिम्मत नहीं। क्यों मैं इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा हूं, मुझे बताओ, मैं ए का वेरिएबल इसमें एक्सेस कैसे करवाऊं? जैसे पहले करवाया था सर। सर ह्यूमन डॉट ए कर दीजिए ना हाय, बस। जैसे पहले करवाया था मुझे तो वो यहाँ पे ही रोक देगा ऑब्जेक्ट बना जनाब, के ना। वो मुझे यहीं पे रोक देगा, ऑब्जेक्ट सर तो ये तो बना आप ही नहीं सकता मैं, वो यहीं सर पे रोक ह्यूमन डॉट देगा ए मुझे। करिए ना। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ह्यूमन करके, तो ह्यूमन करके भी मुझे एक्सेसिबल नहीं है, कहाँ जाऊं मैं आखिर? सर स्टैटिक की क्लासेस सर इनहेरिट नहीं हो पाती हैं। एग्जैक्टली exactly. ना तो वो क्लास इनहेरिट होती है ना हाँ तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता उसके है। अब आप पे वाजिब ये हो गया कि अगर आपने क्लास को ही स्टैटिक कर दिया तो उसकी वेरिएबल भी तमाम स्टैटिक। फील्ड को भी स्टैटिक करना होगा, अदरवाइज नॉन स्टैटिक फील्ड का इस क्लास में अब कोई काम नहीं है, क्योंकि ये एक्सेसिबल इस तरीके से होगी। तो राइट, सर मैं इसी में कंफ्यूज हो रहा था कि स्टैटिक क्लास को करने या फील्ड्स को स्टैटिक करने, क्योंकि हमने नॉन स्टैटिक मेंबर्स बोला था बीच में और बिहेवियर वो क्वेश्चन 1 में। अब मैंने एडिट नहीं किया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में, नहीं ना सर। दिया हुआ है। चलो देखो मेरा सवाल ही यही है, चलो आंसर तुम लोगों को मिल गया, लिख देना। मैंने कहा था कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द नॉन स्टैटिक फील्ड इन द स्टैटिक क्लास। इट इज नॉट पॉसिबल। आपके सामने सवाल मेरा ये है, उस असाइनमेंट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल ही मेरा यही है कि भाई अगर मैंने क्लास को स्टैटिक कर दिया
उसके अंदर अगर नॉन स्टैटिक फील्ड है तो हाउ टू एक्सेस, तो ना तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन है कि मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, ना तो मुझे ऑब्जेक्ट की इजाजत देगा, ना तो ऑब्जेक्ट से अगर मैं यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट भी कर लूं तो मुझे रोक देगा। क्यों? क्योंकि जब इसने ऑब्जेक्ट को ही तस्लीम नहीं किया तो वो आपके इस ऑब्जेक्ट को कैसे इन्वोक करेगा, इस वेरिएबल को कैसे इन्वोक करेगा, इसने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाने नहीं दिया। और साफ लफ्जों में कह रहा है कि भाई स्टैटिक कैन नॉट डिक्लेयर अ वेरिएबल स्टैटिक टाइप ऑफ स्टैटिक, आप इस क्लास का वेरिएबल नहीं बना सकते। ये क्लास टाइप का वेरिएबल ही तो हुआ। हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में अगर बात करें तो सबसे पहले आइडेंटिफायर से पहले टाइप ही तो आती है। अगर मैं पीएफ के हवाले से बात करूं तो इस वक्त एच जो है, H1 जो है वो एक क्लास टाइप वेरिएबल है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टर्म में हम इसका ऑब्जेक्ट कहते हैं। राइट भाई, ये बात समझ में आई? तो उस क्वेश्चन का आंसर ही यही है, इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। जरूरी नहीं है हर बात का जवाब हुआ करे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं होती। प्रोग्राम की क्लास में तो उसने उसको एक बार ही जो है शो किया, डिस्प्ले किया हुआ। लेकिन हम जब हमने कंस्ट्रक्टर को पब्लिक किया तो उसने 2 बार चलाया हमारे, क्योंकि हमने 2 प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट वहां पे क्रिएट किए थे अपने प्रोग्राम की क्लास में। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको अपने कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक ही रखें और हम वो दोनों ऑब्जेक्ट चलाएं तो ऐसा पॉसिबल है कि 1 के बजाय 1 भी देखो, प्रिंट और 2 भी प्रिंट। कंस्ट्रक्टर अगर स्टैटिक हो गया तो इसका मतलब कि आपने ये फीचर देना चाह रहे हो कि इस पूरी क्लास की इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ ओनली वन टाइम होगी। चलो, अगर मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्टैटिक, और अगर मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ पब्लिक ह्यूमन, ठीक है, समझने के लिए हम ये वाली बात कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पे इसको कह दिया कि भाई काउंट तो अब मुझे बताओ तो क्या चलेगा। मैं अगर फॉर सर, सपोज 1 यहाँ पर, चलो 2 इंस्टेंस मैंने बना लिए, चेक कर लेते हैं पहले आउटपुट, इस तरीके से ही समझ में आती है बातें। 1 फिर 2 3, अब ये क्यों 3 क्यों आया भाई, वजह? क्योंकि आपने इधर भी कंस्ट्रक्टर 2 बार बोला। हाँ, क्या? सर, कुछ नहीं, एक बार कुछ स्टैटिक की वजह से 1 आया, और जब हाँ, स्टैटिक का कंप्लीट हुआ तो उसने उसको 2 से स्टार्ट किया काउंट करना, ठीक पहले है। वाले को H1 को। तो यानी ये वाला ब्लॉक के अंदर कुछ कोड ऐसा होगा कि जिसमें लिमिटेशन होगी कि ये एक दफा से ज्यादा दफा नहीं चले। तो मैंने क्या कर दिया, इस पूरे ब्लॉक को स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में बाइंड कर दिया। अब ये वाला ब्लॉक ऐसा होगा कि जो यूजर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक चले, वो चल गया। तो ये जो 2 दफा प्रिंट हो रहा है, ये बेसिकली ये 2 इंस्टेंस इसके लिए भी काउंट हो रहे हैं, इस कंस्ट्रक्टर के लिए भी। सर, एक और बात है, एक उसने इंस्टेंस 2 जो है 3 वो, क्यों लिखा? उसने 2 3 क्यों लिखा? तो उसने चंदा 1 से इसलिए स्टार्ट क्यों लिखा ना, किया? इसलिए लिखा ना, स्टैटिक है, स्टैटिक फील्ड है ना, स्टैटिक काउंट है। तो पहला काउंट ओह, इसने 0 से 1 कर दिया, और उसके बाद और जब फिर वो उसने 2 1 इसके लिए किया तो 1 को 2 कर दिया, और फिर 2 को 3 कर दिया। राइट राइट, सही सही। अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक की जगह नॉन स्टैटिक फील्ड कर दूं तो अब ये हरगिज ही आंसर नहीं देगा। अब मुझे बताए कोई कि अब क्या आंसर आएगा इसका। 111 अच्छा, पब्लिक इंटीजर क्यों एरर दे रहा है भाई? कंस्ट्रक्टर स्टैटिक है सर। तो क्या हुआ, ये भी शर्त है? तो सर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर आई थिंक स्टैटिक फील्ड्स आएंगी। शर्त हुई ना फिर इसका मतलब। तो मैं यहाँ पर इसको कह सकता हूँ काउंट प्लस प्लस, यहाँ पे इसने एरर नहीं दिया था, यहाँ पे दिया। ठीक है, एक चीज में क्लास 10 पॉइंट्स होते हैं
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टर्म इतनी ह्यूज है, उसमें एक ही कंटेंट को उठा लो तो तकरीबन 3-4 क्लासेस भी अगर तुम लोग लोगे ना तो इनफ नहीं है, उसमें इतनी चीजें निकलती हैं। लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो उनको, उनकी जो मोटी मोटी बातें होती हैं उनको समझते हुए चलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई सवाल है तो भाई पूछ लें। अब हमारे पास मैनुअल के हवाले से अगर मैं आप लोगों के सामने डेफिनेशन रखूं तो अब इस डेफिनेशन को पढ़ के आप लोग बता सकते हो कि व्हाट इज स्टैटिक क्लासेस। स्टैटिक क्लासेस बेसिकली द सेम एज अ नॉन स्टैटिक क्लास, बट देयर इज वन डिफरेंस, द स्टैटिक क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। आपके सामने क्लास को अगर स्टैटिक कर दिया था तो हमें यहाँ पर एरर आ गया था। ठीक है, अब मुझे बता सकते हो आप लोग असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया सबको? क्या पूछा गया था कि अगर क्लासेस को स्टैटिक कर दिया जाए, उसके अंदर नॉन स्टैटिक फील्ड हैं, तो उन नॉन स्टैटिक फील्ड को कैसे एक्सेस करोगे? तो भाई माजरत, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेस, सिंपल इज दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन क्या है जनाब के इन अदर वर्ड यू कैन नॉट यूज अ न्यू कीवर्ड टू क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ द क्लास टाइप। सही है, वेरिएबल ऑफ द क्लास टाइप यू कैन नॉट क्रिएट द न्यू कीवर्ड फॉर द स्टैटिक क्लास। देयर इज नो इंस्टेंस वेरिएबल, you access the member of the static class by using the class name itself। ये बात भी सबको समझ में आ गई? अगर स्टैटिक क्लास है और उसके अंदर वेरिएबल्स पड़े हुए हैं तो वो क्लास के नाम से कॉल होंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होंगे। सही है, अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं किसी भी क्लास के अंदर तो वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस इंप्लीमेंट होंगे, और अगर क्लास के मेंबर जो है वो स्टैटिक हुए तो क्लास के नाम से कॉल होंगे। लेकिन अगर क्लास ही स्टैटिक हो गई तो उसके अंदर तमाम फील्ड्स और मेंबर सब स्टैटिक होंगे, नॉन स्टैटिक कोई भी नहीं होगा, वो ज़ाया हो जाएगा, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ स्टैटिक क्लास जिसका नाम है यूटिलिटी क्लास, दैट हैज पब्लिक मेथड नेम मेथड ए, you call the method as utility class this by using this। क्लास के नाम से आप उस मेथड को कॉल करवाओगे। ठीक है भाई, ये डेफिनेशन समझ में आ गई आप सबको? जी। अब इसी जी सर। तरीके से स्टैटिक क्लास कैन बी यूज एज अ कन्वीनियंट कंटेनर फॉर द सेट ऑफ मेथड and just operate on input parameter and do not have to get and set an internal instance of the class। For example, in the .NET framework, class library static system.math class contain। अच्छा, आप लोगों को जरूरत पड़ी होगी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में मैथ की क्लास की। अब ये मुझे बताइए, क्या ये स्टैटिक क्लास है या नॉन स्टैटिक क्लास है? स्टैटिक क्लास है। क्योंकि Static मैथ है ना के सर? अंदर जितने भी ये इसके मेथड्स हैं, these all are the static method। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर क्लास ही स्टैटिक हो गई तो तमाम एट्रीब्यूट, उसके मेथड, उसके सब कुछ, अगर मैं राउंड का ये मेथड चलाता हूँ तो जनाब दिस इज द स्टैटिक मेथड। क्यों? क्योंकि क्लास के नाम से डायरेक्ट कॉल हो रहा है, राइट? अब इसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर ये हैं कि भाई अगर मैं 1,1 कर दूं तो ये हमारे पास क्या है कि ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं बेसिकली। आपकी अपनी मर्जी कितने भी नंबर और कौन से भी नंबर ऑफ पैरामीटर डालो। तो ये मेथड किस लिए इस्तेमाल होता है कि आपकी कोई भी यूजर इनपुट वैल्यू है उसको आप कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक के रोकना चाह रहे हो कि भाई सिर्फ डिस्प्ले इतने नंबर ऑफ, वो उसी को राउंड ऑफ कर देगा। तो समझाने का मकसद क्या है कि भाई ये जो है हमारे पास एक नॉन स्टैटिक सॉरी एक स्टैटिक क्लास है। अब जनाब मैं यहाँ पर आता हूँ, आप लोगों को एक एग्जांपल करवा देता हूँ। मैं आज ब्रेक नहीं ले रहा, ठीक है? तो अच्छा, इस क्लास में और क्या है?
ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये तुम लोग देख लेना। अभी यहाँ पर जैसे इन्होंने एग्जाम्पल उठाई, एक क्लास बनाई टेम्परेचर कन्वर्टर के नाम से। अब उसमें एक मेथड बनाया, अब क्लास क्या कर दी, स्टैटिक। अब इन पे वाजिब हो गया एक मेथड इन्होंने दोनों मेथड, जो एक मेथड सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट बनाया, एक फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस बनाया, दोनों में टेम्परेचर सेल्सियस एक एक पैरामीटर ले लिए। अब मुझे बताएं कि क्या इस क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक मेथड आ सकता था? नहीं आ सकता था, क्योंकि क्लास ही स्टैटिक कर दी इन्होंने। पब्लिक स्टैटिक क्लास टेम्परेचर कन्वर्टर क्लास होगी। अब स्टैटिक क्लास के अंदर क्या रूल बताया कि उसके अंदर या तो मेथड हो या तो एट्रीब्यूट हो। ऑल आर शुड पब्लिक, ऑल शुड बी पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड इन्होंने बनाया पब्लिक स्टैटिक डबल टाइप का। अच्छा मुझे क्लास ये बताओ कि इन दोनों में से रिटर्न टाइप कौन सी है इस मेथड की? डबल है ना दोनों में? डबल रिटर्न टाइप है। ठीक है, तो पब्लिक और स्टैटिक क्या हो गया, स्कोप। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया जनाब के एक वेरिएबल लिया यूजर से इनपुट, सही है, सेल्सियस के नाम से, डबल डॉट पार्स उसको किया और उसके अंदर टेम्परेचर सेल्सियस से आने वाली वैल्यू को पास करवाया, किसमें, सेल्सियस में। अब यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट रीड लाइन लिखते हैं टू टेक द यूजर इनपुट। अब इन्होंने क्या किया, टेम्परेचर सेल्सियस, जब ये मेथड बनेगा तो मेथड में जब ये वैल्यू देंगे, जब ये मेथड कॉल होगा, जब वैल्यू देंगे तो उस वैल्यू को ये अपने पैरामीटर में लेगा और एज अ यूजर इनपुट इस वेरिएबल में डाल देगा और इस फॉर्मूले पे कैलकुलेट करके रिटर्न करवा देगा फ़ारेनहाइट। राइट, सेम सिनेरियो इज हियर ऑल्टरनेटिवली, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, टेम्परेचर लिया फ़ारेनहाइट में। ठीक है जनाब, फ़ारेनहाइट के वेरिएबल में यूज़र इनपुट आया, सेल्सियस में कैलकुलेशन की और रिटर्न कर दिया सेल्सियस में। ये क्लास बना दी उन्होंने। अब मेन मेथड में क्या किया कि भाई प्लीज सेलेक्ट द कन्वर्टर डायरेक्शन, 1 प्रेस करो, 2 प्रेस करो, तो ये हमारे पास इस हिसाब से चलेगा। स्ट्रिंग सिलेक्शन इक्वल टू यूजर इनपुट। ठीक है, स्ट्रिंग सिलेक्शन के नाम से एक यूजर इनपुट ले लिया स्ट्रिंग में और उसके बाद यहाँ पर 2 वेरिएबल असाइन कर दिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के। स्विच स्टेटमेंट यूज की, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हमेशा चाहिए होता है कोई ना कोई वैल्यू या कोई एक्सप्रेशन। राइट, अब जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग टाइप की, तो स्ट्रिंग टाइप के ही केसेस बनेंगे 1 में। अगर 1 यूजर से इनपुट आया तो ये वाला केस चल जाएगा, प्लीज इंटर द सेल्सियस टेम्परेचर। और एफ के वेरिएबल में अब यहाँ पर ये लोग इनपुट कैसे ले रहे हैं, इनपुट जनाब समझिएगा, टेम्परेचर की मेरे पास क्लास टी, उसका मेथड था, क्लास के नेम से डायरेक्ट मेथड कॉल हुआ क्योंकि क्लास भी स्टैटिक थी और मेथड भी स्टैटिक था, सही है। और उसके बाद रीड लाइन से क्या कर लिया, यूजर से इनपुट ले लिया, वो यूजर से इनपुट किस में गया, एफ में गया, फिर उसके बाद एफ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, क्योंकि एफ में जब यूजर से इनपुट गया तो अल्टीमेटली कहाँ पे वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई। ठीक है, और उसने ये कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से केस 2 इन्होंने बनाया, केस 2 में भी इसी तरीके से यूजर से इनपुट लिया और एक डिफ़ॉल्ट केस बनाया, तो ये एप्लीकेशन इन्होंने इस तरीके से परफॉर्म कर ली। स्टैटिक मेंबर के बारे में क्या बताया कि भाई अगर क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर किस तरीके से काम करते हैं, वो काउंट की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, इन्होंने भी कोई ना कोई एग्जांपल लिए। नॉन स्टैटिक क्लास कैन कंटेन द स्टैटिक मेथड फील्ड प्रॉपर्टी इवेंट। Static member is callable on the class even when no instance of the class has been created. अगर क्लास जो है वो नॉन स्टैटिक होगी और उसके अंदर तमाम फील्ड्स स्टैटिक होंगी तो आपको उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम फील्ड्स क्या हैं,
स्टैटिक हैं वो डायरेक्ट क्लास के नाम से इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन अगर आपकी क्लास क्या है, स्टैटिक है, क्लास ही स्टैटिक है, तो फिर बार बार ये बात कहता जा रहा हूँ, मिस्टेक मत कर देना कि उसके अंदर आप पे वाजिब है तमाम फील्ड और तमाम फील्ड, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट, मेथड, वो सब स्टैटिक होने जरूरी है। स्टैटिक मेंबर इज कॉलेबल, अच्छा ये हो गया। द static member is always accessible by the class name, not the instance name. Only one copy of the static member exists regardless how many number of instance। जैसे ये वाली हमने इम्प्लीमेंट की थी, ये वाली लाइन, इस लाइन में क्या कह रहे हैं भाई, बताओ जरा। मतलब सर कि एक ही दफा चला था कंस्ट्रक्टर जो ठीक हमने है, बनाया था। हमने कंस्ट्रक्टर भी एक दफा बनाया था और उसके अंदर जो काउंट का वेरिएबल था उसको स्टैटिक किया था। तो वो क्या कर रहा था, वो एक ही वेरिएबल काउंट कर रहा था नंबर ऑफ इंस्टेंस। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि ओनली वन कॉपी ऑफ द स्टैटिक मेंबर। तो वो काउंट क्या था, एक स्टैटिक मेंबर था ना। वन कॉपी ऑफ द स्टैटिक मेंबर एग्जिस्ट रिगार्डलेस हाउ मेनी इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्रिएटेड। Static method and property cannot access non-static field and event in their containing type. They cannot access by the instance variable of any object unless it is explicitly passed by the method parameter. तो जनाब ये हम आप, और फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं स्टैटिक मेंबर के हवाले से कि भाई स्टैटिक क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है भाई। Static item can only access other static items. For example, static class can only contain static member. ये बात भी बिल्कुल ठीक है, चाहे उसके वेरिएबल हो, मेथड हो, all are should static। और इसी तरीके से the static method can only contain the static variable and can only access on the static items। अगर कोई भी मेथड हुआ, अगर वो स्टैटिक हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर आने वाले तमाम मेंबर्स भी क्या होने चाहिए, स्टैटिक होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद ये आ गई आप लोगों की एक्सरसाइज। क्रिएट द स्टैटिक इंटीजर विच कीप द काउंट अक्रॉस ऑल इंस्टेंस। अबे ये वाला सवाल तो करवा दिया मैंने आप लोगों को, चलो कर लेना फिर भी। सही है, ये वाला सवाल तो करवा चुका हूँ, काउंट वाली एग्जाम्पल है, हो जाएगा। सर इसमें फील्ड हमें सिर्फ स्टैटिक रखनी है या क्लास रखेंगे पूरी? देखें, क्रिएट द स्टैटिक इंटीजर फील्ड, जैसे काउंट बनाया था, सही है, विच कीप काउंट अक्रॉस ऑल इंस्टेंस, क्योंकि तमाम इंस्टेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को उस क्लास के काउंट करेगा। अगर आप 2 से 3 ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो चेक करेगा कि हाउ मैनी टोटल इंस्टेंस। लेकिन अब ये वाला टास्क जो है ना, विंडोज फॉर्म पे करके बताओगे तुम लोग, किसी बटन के पीछे। बटन को जितनी दफा क्लिक करोगे उतने नंबर ऑफ इंस्टेंस जो है वो आपके क्रिएट होने चाहिए और आपको किसी टेक्स्ट फील्ड में या लेबल में प्रिंट करवा के दिखाना है। ठीक है सर, अगर आप हो सके तो वो डिस्क्रिप्शन लिख लेना, बड़ा हो तो जाएगा वो सर। भूल जाते हैं हम सब। ठीक है, अच्छा अब आप लोग सिर्फ ये वाला पहला सवाल आप लोगों को करना है फॉर्म पे, बाकी कंसोल पे करना है। क्रिएट अ चैट एप्लीकेशन हैविंग 2 क्लासेस सर्वर एंड क्लाइंट। एक छोटी सी एप्लीकेशन, बस सिर्फ नाम दिया हुआ है, एक प्रोग्राम ही बेसिकली बनाना है जिसमें 2 क्लासेस बनानी है आप लोगों को, एक सर्वर और एक क्लाइंट के नाम से। ऐड फंक्शनैलिटी टू सर्वर दैट शुड अलर्ट ऑल that object of the client classes created in the system to receive the message sent from the server show on the screen। समझ में आया या बताऊं? सिंपल क्या करना है कि 2 क्लासेस बनानी है, एक सर्वर और एक क्लाइंट के नाम से, और एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है सर्वर में
कि जो के बताए कि भाई हाउ मैनी नंबर ऑफ इंस्टेंस क्लाइंट के कितने नंबर ऑफ क्लाइंट। जाहिर सी बात है जब मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कि भाई नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ द क्लाइंट्स का मतलब